नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर खत्म हो चुका है एंड इसके ऊपर हमने डिटेल में 2-3 वीडियो बनाई थी। एक तो सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन किया था कि कैसे पेपर आया है, किस टॉपिक पे कितना आया है, एंड वन वाज अबाउट कि कट ऑफ क्या रहेगी इस बार। इनफैक्ट कट ऑफ वाले वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया एंड 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको देखा और 1 लाख से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि एक और वीडियो कट ऑफ पे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन लग रहा था बच्चों के मन में। पर मैंने ये रियलाइज किया कि ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ के या आंसर की के मार्केट में घूम रहे हैं, और बिकॉज ऑफ मल्टीपल वीडियोस एस्पिरेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगी, एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन दिस प्रोसेस। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बना के इसमें और ना कंट्रीब्यूट करूं या बच्चों को और ना कंफ्यूज करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मीनिंगफुल वीडियो बनाते हैं जिसका कोई रेलेवेंस है, जो कोई वैल्यू ऐड करे आपकी प्रिपरेशन में या आपकी लाइफ में इन जनरल। तो अगर आपको कट ऑफ का वीडियो देखना है तो आप होम पेज पे चले जाइएगा एंड या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। यू कैन गो एंड वॉच इट। हमने वहां पे ये भी बात की है कि हम कट ऑफ तक कैसे पहुंचे, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, एंड कैसे हमने दोनों को कंबाइन करके एक कट ऑफ पे अराइव हुए। एंड अगर आप होम पेज तक पहुंचे गए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिएगा, दैट वुड हेल्प मी एज वेल। सो इसके साथ ही आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम स्ट्रेटजी को समझेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स हुए हुए 2-3 दिन हो गए हैं एंड इस बार क्योंकि समय कम है तो आपको भी टाइमली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें हमने एस्पिरेंट्स और प्रीलिम्स मार्क्स को कैटेगराइज किया है एंड देन दोनों को कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने का प्रयास किया है। सो एस्पिरेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला तो ऐसे लोग जिनका ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट था, एंड ऐसे लोग जिनके 3 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, एंड थर्ड वन इज जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था। देन अगर मार्क्स पे आते हैं तो ऐसे लोग जिनके 70 के आसपास या 70 से कम आ रहे हैं। सेकेंड वन इज ऐसे लोग जो डिलेमा में हैं, जिनके 75 से 90 के बीच में आ रहे हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी जिसमें 90 प्लस मार्क्स जिसके आ रहे हैं, ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग कंफर्टेबल हैं, दे विल मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इन दोनों के बेसिस पे हमने एक कैटेगरी बनाई एंड उस कैटेगरी के हिसाब से हम बात करेंगे कि सबके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहला, जिनके 70 या 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें हमने कैटेगराइज किया कि जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनका क्या होना चाहिए, जिनका 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुका है उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड देन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट जिनका था उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे ही हमने 75 टू 90 एंड 90 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए भी कैटेगराइज करके स्ट्रेटजी बनाई है। सो बेसिकली पहले ये बता दूं मैं कि अगर जनरल कैटेगरी में आपके 70 या 70 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, दैट इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। और आपको ये मान के अपना फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाना चाहिए सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम या कंफ्यूज्ड स्टेट में आप अपनी प्रिपरेशन ना करें। रादर एक फोकस्ड एंड डायरेक्टेड अप्रोच के साथ एक स्ट्रेटजी बनाएं आप एंड उसके बेसिस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसे लोग जिनके 70 के आसपास या 70 से कम मार्क्स आ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की होगी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में, और जो बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपने अच्छे से कवर कर रखी होंगी। सो प्रीलिम्स में एक बेसिक लेवल की तैयारी आपकी पहले से होगी, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। सो इसके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, पहले तो 1 हफ्ते का आप ब्रेक लो, 1 वीक का ब्रेक लो आप, एंड एक्सेप्ट कर लो कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा इस बार। ट्राई टू काम योर माइंड। कोई भी डिसीजन आप इमोशनल स्टेट में आप आके ना लो, एंड 1 वीक बाद जब आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करो अपने मेंस की प्रिपरेशन। मेंस में क्या क्या जो चीजें हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो आपका ऑप्शनल पेपर हो, चाहे वो आपका इससे हो, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे सोसाइटी हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट उतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं हम। सो इतने टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। ये आपको करना है दिसंबर 2024 तक। आप ट्राई करो कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि ये आप स्पेसिफिकली नहीं पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, एंड प्रीलिम्स होने के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ पाओ, इन चीजों को अच्छे से कवर कर पाओ। और इसमें एक वर्ड हिस्ट्री भी आती है जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये आपको तैयार करना है। इसमें भी 3 चीजें जो मैंने टॉप पे लिखी हैं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको, कि आपका ऑप्शनल अच्छे से हो जाए, आपका एथिक्स अच्छे से हो जाए, एंड आपका एसए अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये तीनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी फॉर द मेंस एग्जाम। फिर दिसंबर से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रीलिम्स स्पेसिफिक फोकस। अब इसके साथ साथ ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करो ग्रेजुअली, जिससे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप मेंस लिखो तो आपकी अच्छे लेवल की तैयारी हो चुकी हो पहले ही, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेंस को अच्छे से तैयार कर लेना वो लगभग इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो इसलिए जरूरी है कि इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट इज कि जिनके 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, सो इसमें भी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़ी होंगी एंड यू हैव अ गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन। कुछ ही वजह से आपके नंबर इस बार कम रह गए, पर साथ में बोलना चाहूंगा कि आपको इस समय पे प्लान बी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने ठीक ठाक समय दे दिया है यूपीएससी को, एंड ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपना एक बैकग्राउंड या प्लान बी भी लेके चलो, जिससे कि जो ट्रांजिशन है, गॉड फॉरबिड अगर आपका नहीं होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप क्या करोगे,
उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करता है ये। साथ में अगर आपके पास क्रेडिबल प्लान भी है तो ये आपको और कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप प्रिपेयर करते हो यूपीएससी का एग्जाम तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्लान बी पे 2-3 महीने फोकस करो, क्लियर माइंड से फोकस करो, एंड उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहो। आप दिसंबर तक काम करो, साथ में ही आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, जैसे कि न्यूज पेपर आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, देन कोई स्टैटिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपका ऑप्शनल अगर ठीक नहीं है तो उस पर भी आपको धीरे धीरे फोकस करना है। सो प्लान बी पे फोकस करने के साथ ही साथ आपको कुछ चीजें पढ़ती रहनी है, जैसे कि न्यूज पेपर पढ़ते रहना है आपको, एंड जो मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि पहले 3 एथिक्स, ऑप्शनल, एसे, इसको भी आपको पढ़ते रहना है धीरे धीरे। 1 से 2 घंटे या 3 घंटे आप इसके लिए दे सकते हो, बाकी के समय में आप प्लान बी पे काम करो। और जब दिसंबर आ जाए तो दिसंबर से आप फुल फ्लेजेड तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर सकते हो बाय गिविंग सम टाइम फॉर योर मेंस एग्जाम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये हो गया आपका 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट वालों के लिए स्ट्रेटजी। अभी प्लान बी वाला जो स्ट्रेटजी है ये मेरा है, इट इज माई ओन रिकमेंडेशन टू यू। योर अप्रोच कुड बी डिफरेंट देन व्हाट आई एम सजेस्टिंग, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस स्टेज पे आप प्लान बी पे भी काम कर लो, क्योंकि जब आपका यूपीएससी नहीं होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट बहुत डाउन होगा, आप डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे होगे, सोसाइटी आपको ट्रस्ट नहीं कर रही होगी, एंड यू विल फील जज्ड बाय एवरीवन। सो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी से कुछ ना कुछ काम आप प्लान बी पे करते रहो, जिससे कि वो ट्रांजिशन थोड़ा इजी हो जाए। इफ अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट मेक इट, देन नेक्स्ट वन इज लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका नहीं हो रहा है, एंड आप 1-2 महीने का ब्रेक लो, आप अपने दिल और दिमाग को थोड़ा शांत करो, क्योंकि आपका नहीं हुआ 6-7 साल की तैयारी के बाद इस बात को समझने में भी, इस बात को एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। एंड शुरू में तो हम डिनाइल में रहते हैं कि या हम रजिस्टर ही नहीं करते इतना बड़ा चेंज, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद जब कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज अचीव नहीं होती है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है, डिसहार्टनिंग होता है वो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स गो इनटू डिप्रेशन फॉर सम टाइम। बट क्योंकि वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि दे हैव लर्न टू बी पॉजिटिव इन लास्ट 5 to 6 years, so they come back from it, they will do something good in life। so उस पर्सपेक्टिव से आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट गो थ्रू विद दिस फेज। आप इस फेज से बस किसी तरह गुजर जाओ, एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल डू समथिंग मच बेटर। इसके बारे में कभी और बात करेंगे हम डिटेल में, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एंड ऑल्सो सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 के एस्पिरेंट्स की, जिसमें कि आपके 75 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। सो बेसिकली डिलेमा है इसमें कि होगा कि नहीं होगा। अब नोबडी कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कट ऑफ, उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जो हमारा सैंपल साइज होता है वो बहुत कम होता है, जो भी हम बताते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है। एंड तीसरा, जो सैंपल साइज भी होता है उसमें भी बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। अगर उनके 80 नंबर आ रहे हैं तो कई बार वो 100 बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सबके तो 100 आ रहे हैं तो मेरे कैसे कमा सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल रीजन, जैसे कि अभी एग्जिट पोल में भी जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था वो कंप्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम दैट ऑफ एग्जिट पोल। अब इसमें जब एनालिसिस हुआ तो ये पता लगा कि बहुत सारे जो रिस्पॉन्डर्स थे वो जो सब बोल रहे हैं उसी तरह वो भी बोलते थे। नोबडी वांटेड टू टेल द ट्रुथ। यह कह सकते हो कि आप किसी से सच निकलवाना बहुत कठिन काम है। तो ऐसे ही जैसे माहौल में चल रहा है कि सबके 90-100 आ रहे हैं, पेपर आसान आया था, तो कोई ये नहीं कहना चाहेगा कि मेरा 80 नंबर आया, 85 नंबर आया है। दे विल ट्राई टू से कि हाँ नहीं मेरा भी 100 नंबर आ रहा है, बाद में कुछ बोल देंगे, देख लेंगे, पर अभी से क्यों लोगों की निगाह में गिरना। तो ऐसा सोच के कई बार एस्पिरेंट्स झूठ भी बोलते हैं, विच इज नॉट गुड। यू शुड नॉट लाई टू योरसेल्फ एटलीस्ट, एंड बी कंफर्टेबल विथ योर ओन ट्रूथ। तभी जाके आप अपना प्रोग्रेस कर सकते हो, तभी जाके आप उन चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि क्या करना चाहिए उनको। सो बेसिकली जिनका पहला, दूसरा या तीसरा उससे ज्यादा अटेम्प्ट है, अब आप सबको मेंस स्पेसिफिक फोकस करना है। जैसा कि मैंने कट ऑफ वाले वीडियो में बताया था कि मेंस पे आप फोकस करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। आपको मेंस पे फोकस करना ही करना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम होता है। अगर आप इस डिबेट में पड़ गए कि कट ऑफ कितनी जा रही है, आंसर की कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यू विल एंड अप वेस्टिंग योर वेरी प्रेशियस टाइम। और अगर आपका प्रीलिम्स हो गया तो यू विल बी रिग्रेटिंग इट फॉर योर होल लाइफ, स्पेशली अगर आपका मेंस नहीं होता है। यू विल बी रिग्रेटिंग कि एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास बट आई कुडंट यूटिलाइज इट। सो फ्यूचर के डर से आप कम से कम प्रेजेंट में काम कर लो। आप फोकस मत करो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस पे। लोग कहते रहेंगे कि 100 आ रहे हैं, लोग कहते रहेंगे कि मेरा 110 आ रहा है, लोग मजे लेने के लिए भी बोलते हैं। यू शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन दैट थिंग, रादर यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। काम करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो एक अलग वीडियो में हम आएंगे, पर अभी के लिए बेसिकली आपको ऑप्शनल एथिक्स एंड इससे पे काम करना है। ट्राई करिए कि नेक्स्ट 30 डेज में आपका ये तीनों पार्ट अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सटेंसिवली कंप्लीट हो जाए। अब इसमें पहले दूसरे अटेम्प्ट वालों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, क्योंकि जब पहली बार आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो समटाइम्स यू गेट ओवरवेल्म्ड और आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो और अपना बहुत सारा समय खराब करते हो। सो आपको ट्राई करना है कि आपको ये नहीं करना है, या किसी भी अटेम्प्ट में अगर ऐसा होता है तो वो अच्छा नहीं है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो अवॉइड करें आप कि अपना टाइम वेस्ट ना करें या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए मैं बोलूंगा कि जैसा आपने इतने साल दिया है वैसे आप 20 दिन और देके देखो। 20 दिन आप सब कुछ छोड़ के, सारी नेगेटिव जो डिस्कशन चल रहे हैं अराउंड दिस कट ऑफ एंड आंसर कीज, इसको आप छोड़ के 20 से 25 दिन आप अच्छे से लग के मेहनत कर लो। यूपीएससी का रिजल्ट उतने दिन में आ जाएगा, एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन थिंक ऑफ योर फ्यूचर स्ट्रेटजी। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो आप मेंस के लिए बेटर प्रिपेयर रहोगे 20 दिन के बाद। और अगर आप नहीं करते हो तैयारी अभी,
या डिलेमा में रहते हो या कंफ्यूजन में रहते हो, तो अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव भी आता है तब भी आपका मेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद 60-65 डेज ही बचेंगे जिसमें मेंस के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, आंसर राइटिंग करना है, अपनी स्पीड मेंटेन करना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको करना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ के, सारे एंशियसनेस को छोड़ के आप ट्राई करो कि आप अच्छे से, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है आपके लिए उतना अच्छे से आप मेंस की प्रिपरेशन करो। तो ये हो गया 75 टू 90 मार्क्स के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं 90 के ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं। बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जिनका लगभग श्योर शॉट है कि हाँ इनका तो होगा ही, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ आई डोंट थिंक जाएगी। सो इनके बारे में समझते हैं कि इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर आपका पहला और दूसरा अटेम्प्ट है तो पहला तो यही बात कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि मेरा तो पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप मेंस की प्रिपरेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करोगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पे ना आए एंड अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपको और जल्दी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आपने पहले मेंस नहीं लिखा है। तो ये जरूरी है कि आप जितना टाइम मिला है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। आपके पास शायद ऑप्शनल का, एसए का, एथिक्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि किसी मेंस लिखे पर्सन के पास होगा। तो जरूरत है कि आप और ज्यादा एफर्ट लगाओ, आप और ज्यादा मेहनत करो एंड ट्राई करो कि रिजल्ट के पहले ये तीनों टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएं, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे एसए हो। तो ये हो गई इनके लिए स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज कि अगर आपका 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट हुए हैं और आपने कभी भी मेंस लिखा है एक बार, अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो आपके ऊपर भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। अगर आपने कभी मेंस लिखा है तो आपको ये एनालाइज करना है कि लास्ट अटेम्प्ट में आपने क्या क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आपका मेंस नहीं हुआ। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड ट्राई टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स या फ्यू रीजंस विच रिजल्टेड इन योर पुअर परफॉर्मेंस इन द मेंस एग्जामिनेशन, और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको कैसे पढ़ना है। आंसर राइटिंग पे फोकस करो आप बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉलेज आपके पास ठीक ठाक है। आंसर राइटिंग आप अच्छे से करो, स्ट्रक्चरिंग पे अच्छे से काम करो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे आप अच्छे से काम करो। तो कुछ चीजें हैं जिन पे आपको अच्छे से काम करना है। बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, एथिक्स, ऑप्शनल एंड एसे, इन पे तो आपको फोकस करना ही है इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो ये हो गया 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट वालों के लिए। लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भैया क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आपके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है। आपके पास जितनी एनर्जी है, आपके पास जितना ताकत है, सब आप झोंक दीजिए, क्योंकि अगर आपका एक बार हो गया तो नोबडी विल आस्क यू कि कौन से अटेम्प्ट में हुआ, और नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। एवरीबडी डू समथिंग इन लाइफ, सो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। आप ये ट्राई करो कि आप अपना 100% 200% झोंक दो पूरे एग्जामिनेशन में। एंड उसके पहले आप भी ये काम करो कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने की थी प्रीवियस अटेम्प्ट में। अगर आपने मेंस लिखा है पहले, उनको आप हाईलाइट करो। अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तब आप जाओ कि क्या क्या हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं अपने नंबर्स को, इस पे आप फोकस करो। आंसर राइटिंग पे आप फोकस करो, सो दैट आप सारे क्वेश्चन वहां पे कर पाओ, आप डिमांड को समझ पाओ, आप स्ट्रक्चरिंग आपकी अच्छी हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। सो इन चीजों पे भी आपको पहली बार में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट लर्निंग, बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मिस्टेक्स दैट यू डिड इन योर लास्ट अटेम्प्ट, उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटजी बनाओ एंड उस स्ट्रेटजी को जी जान लगा के इंप्लीमेंट करो। सो ये हो गया 90 प्लस वालों के लिए स्ट्रेटजी। सो दिस वाज ब्रॉड स्ट्रेटजी फॉर ऑल द कैंडिडेट। एंड यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई विल बी कमिंग आउट विद वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन।